प्रिय विद्यार्थियों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। हमने अभी तक 2 पाठ पढ़े हैं और उसके प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी जो इसकी कॉपी है, पक्की कॉपी जिसको हम बोलते हैं, उस कॉपी में आपने प्रश्न उत्तर भी कर लिए होंगे, पिछला गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। तो आज हम इसका तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जो कि हास्य व्यंग के कवि हैं। तो ये जो पाठ है ये भी एक व्यंग है और व्यंग किस पर है? बस पर है, क्योंकि एक खटारा बस है जिसमें लेखक यात्रा करता है अपने मित्रों के साथ। तो इसमें जो शब्दों का चयन किया गया है उसमें हास्य व्यंग के शब्द हैं, तो जो वाक्य होंगे उसमें भी बहुत हास्य होगा, यानी कि ये व्यंग है हमारी व्यवस्थाओं पर। तो आइए शुरू करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो इस प्रकार लेखक कह रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से चलेंगे, जो कहाँ से? पन्ना से। ये बस कोई कंपनी की बस है और ये सतना के लिए चलती है और घंटे भर बाद में वहाँ पे जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। तो ये शहर यूपी के शहर हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के, वहाँ की बात है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकण है। तो लेखक कहता कि हमें लोगों ने सलाह दी थी भी ये जो शाम को 4 बजे वाली बस चलती है ना, इस पे नहीं जाना। तो लेखक कहता है भी क्या उस शाम को डाकू मिल जाते हैं क्या? तो वो कहते नहीं नहीं, डाकू नहीं, ये तो बस ही डाकण है। यानी कि ये हास्य व्यंग वाला पाठ है। ये आप देख रहे हो ना बस स्क्रीन पे, ऐसी बस थी खटारा। ये देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। ये देखिए, इस वाक्य में भी व्यंग है कि बस को देखते ही श्रद्धा हो गई। जैसे हम किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं ना तो उसको प्रणाम करते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा जाग जाती है। तो उसी तरह लेखक कहता है कि जैसे हमने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस बड़ी बूढ़ी थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों मतलब बहुत सालों के, बहुत सदियों, 10 साल का एक सदी होती है, तो बहुत पुरानी बस थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। हाँ, तो बूढ़ी बस को कष्ट नहीं हो, लोग इसलिए उस पर यात्रा नहीं करना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी। हाँ, बहुत बूढ़ी थी ना, इसलिए उस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? हाँ, ये भी सही है कि बूढ़ा व्यक्ति को तंग थोड़ी ना कर सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति के ऊपर कैसे कोई सवारी कर सकता है। तो ये सब व्यंग है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। ये लो, उस बस का जो कंपनी थी ना, उसका एक हिस्सेदार था। जो हमने उनसे भी पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक ने उससे पूछ लिया कि ये बस चलती है क्या? तो वो कहता, हाँ चलती क्यों नहीं है, चलेगी, अभी देखना आप चलेगी। तो कहते, अपने आप चलेगी क्या? तो कहते, हाँ अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। तो सारे मजाक करने लगे कि ये जो बस है ना, जो नई नई बसें होती है ना, उससे ज़्यादा विश्वास वाली हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी है और हमें भी क्या करेगी, अपने बेटे की तरह गोद में बिठा के लेके जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। तो लेखक कहता है कि जो हमें छोड़ने आए थे बस स्टैंड पे, वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। अंतिम विदाई समझते हो ना, कि जब आदमी मर जाता है तो लोग उसके साथ जाते हैं। तो लेखक कह रहा, हमें ऐसे लग रहा था कि लोग हमें ऐसे मतलब मन में सोच रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो लेखक कहता कि उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था, उनकी आंखें ऐसे कह रही हैं जैसे जीवन में आना जाना लगा रहता है ना, तो चाहे कोई भी उसको मौत तो आती है ना, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक मतलब जो गरीब हो, चाहे फकीर हो, और कूच मतलब जाने के लिए, आदमी को कूच करने के लिए एक साधन तो चाहिए जाने के लिए। और इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और बस इंजन के भीतर बैठे हैं। तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया था और ऐसे लग रहा था जैसे कि सारी बस ही इंजन है, क्योंकि सारी बस हिलने लग गई। और कांच बहुत कम बचे थे, हाँ खिड़कियों के पे कांच तो थे नहीं क्योंकि बहुत पुरानी थी, और जो भी बचे थे उनसे हमें बचना था क्योंकि टूटे फूटे कांच थे। आप अगर उससे सावधानी नहीं रखोगे तो वो आपको लग जाएंगे। तो लेखक कहता है कि जो कांच बच गए थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि सीट भी हिल रही थी। तो लेखक कहता है ऐसे लग रहा था जैसे हमारी सीट के नीचे इंजन पड़ा हुआ है। ये देखिए बस के अंदर सीट पर बैठे हुए। बस सचमुच चल पड़ी, हाँ सचमुच बस तो चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के ऐसे होकर सविन्या हो गया आंदोलन के वक्त जवान अवश्य जवान रही होगी। तो ये भी इसमें भी एक व्यंग है। हम सबको पता है ना, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी ने ये 2 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो ये कब की बात होगी, यानी कि 1947 से पहले की बात हो गई। तो इतनी पुरानी बस्ती। तो लेखक कहता है कि उस वक्त ये जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, और कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। हाँ, जो सीट पे बैठे थे ना, ऐसे लगता था बॉडी अलग है सीट अलग है। और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि वो बस इतनी खटारा थी, हिल रही थी, शोर कर रही थी, और सीटें अलग लग रही थी, बॉडी अलग लग रही थी, और 8-10 किलोमीटर चली थी। एकाएक बस रुक गई, एकदम से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो ऐसे लगा कि पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, तो वो तो निकल गया, तेल तो सारा नीचे गिर गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो बाल्टी में तेल डाला क्योंकि उसमें तो तेल सारा निकल रहा था, और फिर एक नली से डाल करके इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो लेखक कहता कि अब तो ऐसे लग रहा था कि इसका इंजन निकाल के गोदी में रख लेंगे और बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, ऐसे पिलाएगी जैसे माँ दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील यानी कि 20 की रफ्तार से चल रही थी, इतनी स्पीड से चल रही थी, सिर्फ 20 किलोमीटर की स्पीड से 15-20 किलोमीटर। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता है, हाँ स्टीयरिंग टूट सकता है। और प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हरे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। तो जैसे हम बस में जाते हैं ना, तो हमें तो बस में जाते हैं तो मज़ा आता है ना, इधर बस के बाहर देखते हैं तो पेड़ होते हैं, नहरें होती हैं। तो इसी तरह लेखक भी कहता कि बाहर का दृश्य तो बहुत अच्छा था, लुभावने थे, मन को लुभावने वाले थे, लेकिन बस इतनी खटारा थी कि उसका कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। इसलिए लेखक कहता कोई पेड़ दिखता ना तो ऐसे लगता तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि बस उसमें जाके भिड़ जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि शाम का टाइम था ना, थोड़ी थोड़ी चांद निकल आया और थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी वृक्षों की छाया में से नीचे आ रही थी। तो और वह बस बड़ी ऐसे दीनहीन लग रही थी, जैसे कोई गरीब आदमी होता है ना, फटे कपड़े ऐसे, तो ऐसे दीन लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। तो लेखक कहता है ऐसे लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत हो और वो थक के बैठ गई हो, क्योंकि वो फिर रुक गई थी। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं।
तो लेखक कहता हमें पछतावा हो रहा था, ग्लानि मतलब खुद पर पछतावा हो रहा था कि हम इस पे लद के आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो लेखक कहता कि अगर ये बस का प्राणांत हो गया यानी कि इसकी मृत्यु हो गई तो हमें इस बियाबान मतलब सुनसान जंगल में हमें ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो आज हम ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके साथ मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ भेज रहा हूँ। तो आज का होमवर्क ये है कि आपको इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं, शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। तो ये इसके शब्दार्थ हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा, आप देख लीजिए। इसको आपको पक्की कॉपी में करने हैं। तो कल से हम इसके प्रश्न शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।